अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 401 का लेसन नंबर 7 है और आज हम इसमें इलास्टिसिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और ये हैंड आउट्स मैंने आपके वीडियो के हैंड आउट से नोट्स बनाए हैं और ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अब हमारे पास जो है सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड कब कब होती है? जब हमारे पास जो इलास्टिसिटी के फार्मूलाज हैं उसका आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाया करें, जैसे कि हमारे पास प्रीवियस लेक्सन था। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो है वो इलास्टिसिटी का आंसर ये देखें, जैसे कि इलास्टिसिटी ये आंसर क्या है, माइनस में है। ठीक है, 0.15 है इसका आंसर। और इसमें से एक का आंसर जो है ये देखिए -3.6 है और इसका -4, और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है। ये जो है हमारे पास सारे इलास्टिसिटी के फार्मूलाज हैं और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशंस आएंगी। अब ये वाली कंडीशंस हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये इन इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, वो हम अब पढ़ेंगे। हमारे पास है इन इलास्टिक डिमांड कब कब होगी, जब हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो 0 या 1 के दरमियान में लाया करें। 1 नहीं, 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 0 या 1 के दरमियान में लाया करें। इसमें क्या होता है कि प्राइसेस राइज करती हैं और प्राइस इंक्रीज करती है, वैसे ही क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, डिमांड जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज ऑफ इन प्राइस जो होती है वो ग्रेटर होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। मतलब कि प्राइस में इसमें ज़्यादा चेंज आता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है लेकिन थोड़ा चेंज आता है। और इसमें जो टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा वो भी इंक्रीज करता है। और अगर हमारी इस कंडीशन में प्राइस फॉल करे तो पी डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब कि उसकी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ग्रेटर होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में। सेम है कि जो प्राइस की चेंज है वो इसमें बड़ी होती है दोनों सूरतों में, चाहे प्राइस राइज करे या प्राइस फॉल करे। और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइस की चेंज में। इसमें जो टोटल रेवेन्यू है डिक्रीज करेगा। अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा डिक्रीज करेगा। आगे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड कब होती है हमारे पास? जब हमारे पास इलास्टिसिटी के फार्मूलाज का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, 1 से बड़ा हो। इसमें क्या है कि प्राइस जब राइज करेगी तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेस होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की डिमांड। मतलब कि इसमें ज़रा सी प्राइस का चेंज आता है और क्वांटिटी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। ठीक है, इन केस इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होता। इन इलास्टिक में होता है कि प्राइस राइज करे तब भी क्वांटिटी डिमांडेड में कम फर्क आता है, या प्राइस कम हो तब भी क्वांटिटी डिमांड में कम फर्क आता है। लेकिन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जैसे ही प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो डिक्रीज करेगा। अब जैसे इसमें प्राइस फॉल करेगी इलास्टिक डिमांड में, वैसे ही क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन प्राइस के थोड़े से चेंज होने में क्या होगा, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेस देन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि इसमें थोड़ी सी प्राइस का चेंज होगा, डिक्रीज करेगी, और क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा डिफरेंस आएगा। इसमें टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्राइस राइज करेगी टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज होगा, प्राइस फॉल करेगी तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होगा इलास्टिक डिमांड में। एज कम्पेयर टू इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस राइज करेगी तो इंक्रीज होगा टोटल रेवेन्यू, प्राइस डिक्रीज करेगी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। और इलास्टिक डिमांड में जैसे ही प्राइस राइज करेगी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, और जो प्राइस फॉल करेगी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। आप इसके जो है नोट्स भी बना सकते हैं, अपने साथ साथ भी बना सकते हैं। और यूनिट इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब हमारे पास इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, कि 1 के बराबर हो। प्राइस इसमें जैसे ही राइज करेगी
तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो डिक्रीज करेगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा, मतलब कि बराबर होगा इसमें। और टोटल रेवेन्यू जो होगा वो अनचेंज है, ठीक है, कि चेंज नहीं होगा। इसकी दोनों सूरतों में, या चाहे प्राइस राइज करे या प्राइस डिक्रीज करे, दोनों सूरतों में इसमें टोटल रेवेन्यू जो है वो अनचेंज होगा, मतलब कि टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, चाहे प्राइस फॉल करे चाहे प्राइस इंक्रीज करे, दोनों कंडीशन इसमें सेम है। आगे टेबल ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी। टेबल ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या है हमारे पास कि unitary elastic or unit elastic demand supply occurs when a percentage change in price causes an exactly equal percentage change in quantity demanded or supplied। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है यूनिटरी इलास्टिक कब होती है, जब E इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि जैसे ही जितना परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में उतना ही परसेंटेज सेम चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे जैसे देखें ये P है, प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, और ये टोटल रेवेन्यू है। अब जैसे जैसे प्राइस देखें इंक्रीज कर रही है, 2.5 है, क्वांटिटी डिमांड 400 है, टोटल रेवेन्यू सेम है। 5 हो रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और टोटल रेवेन्यू सेम हमारा जा रहा है। जैसे जैसे देखें प्राइस राइज कर रही है, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड वो सेम है, और टोटल रेवेन्यू जो है हमारा सेम जा रहा है, इसमें टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है इसमें, सबसे पहले हमारे पास है क्लोज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स विद इन द मार्केट। क्लोज सब्सटीट्यूट्स की जो है वो कितने नंबर है। द मोर एंड क्लोजर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट द मोर इलास्टिक डिमांड विल बी इन रिस्पॉन्स टू चेंज टू अ चेंज इन प्राइस। इन दिस केस द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होता है, ज़्यादा सब्सटीट्यूट होते हैं तो डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है, कम सब्सटीट्यूट होंगे तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। मतलब कि अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, हमें मार्केट में एक से ज़्यादा जैसे चॉकलेट्स होती हैं, हमें देखें कि मार्केट में डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्राइजेस पे हैं, लेकिन जो है हम अपनी इनकम के हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो हम महंगी वाली ख़रीदने की बजाय हम सस्ती वाली ख़रीद लेते हैं, हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इलास्टिक डिमांड होती है हमारे पास कि हम जो है अपनी सिचुएशन के हिसाब से कम प्राइस वाली चीज़ को प्रेफर कर लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट जो होता है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है दूसरे लोगों की प्रोडक्ट पे भी। अच्छा, परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड। अच्छा, it may be cause that the smaller the proportion of income spent taken up with purchasing the good or service, the more inelastic demand will be। अगर किसी चीज़ पर इनकम का छोटा हिस्सा खर्च होता है तो डिमांड इन इलास्टिक होती है, ठीक है, बड़ा हिस्सा खर्च होता है तो डिमांड इलास्टिक होती है। मतलब कि अगर आप थोड़े स्पेंड करें, थोड़ा प्राइस स्पेंड करें किसी ऐसी चीज़ पे जो कि ज़रूरत है, नीड है, लेकिन ज़्यादा खर्च किस पे करते हैं हम लोग, अपनी ज़रूरियात पे खर्च करते हैं, मतलब कि ज़्यादा वांट्स पे जो हमें चीज़ चाहिए होती है, लेकिन मे भी हम उसके लिए वेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमारी इतनी इनकम पावर है कि हम उसे ले सकें तो हम वो चीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी नीड्स होती है, जैसे खाना पीना होता है, घर में सौदा सर्फ होता है, उस पर हम क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट है जो हम हर महीने खर्च कर रहे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन बाकी जो है हमारी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास स्कूल हैं, बच्चों के डिफरेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को सब्स्टिट्यूट के तौर पे कम फीस वाले स्कूल दाखिल करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इतनी इनकम पावर है तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा खर्च करते हैं हम अच्छे स्कूल्स के ऊपर। आगे टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन क्या है कि शॉर्ट रन है तो डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक हो जाती है, लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव्स को ढूंढ लेते हैं। आगे के इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड कर्व। एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट होता है डिमांड पे, कि डिमांड कर्व को ज़्यादा इनलास्टिक बनाना ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करके।
डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट करना, लोगों की डिमांड बढ़ाना। ठीक है, मतलब जैसे आप अपनी एक क्वालिटी बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कपड़ों के ब्रांड है, एक हम जैसे लाइमलाइट है या जे डॉट है, बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं वो कि क्वालिटी पे अपने काम करते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, लेकिन लोग फिर भी उसको बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बन जाता है और लॉयल्टी पे मतलब कि वो जो है वो अच्छी चीज़, हमें पता है कि हम पैसे देंगे तो हमें अच्छी चीज़ ही मिलेगी। तो इससे भी क्या होता है कि इफ़ेक्ट करता है डिमांड के ऊपर। प्राइसेस हाई होने की वजह से भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है कि सप्लाई इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस चेंज होने पर सप्लाई कितनी चेंज होती है। ठीक है, प्राइस अगर चेंज हो रही है तो सप्लाई कितनी चेंज हो रही है। फॉर्मूला जो है हमारा इसके पास है, इसमें फॉर्मूला है कि ये लिखा हुआ कि पी एस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास देखें कि प्राइस जो है वो इधर जा रही है अगर, तो इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व है, और अगर ये प्राइस जो इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे यूनिटरी मतलब कि 1 पे है, 1 पे है तो यूनिटरी ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास इलास्टिसिटी, और लेस देन 1 है मतलब कि 0 पे है तो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। ठीक है, आगे डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे सप्लाई के इलास्टिक के। अगर कॉस्ट इंक्रीज करती है तो लोअर विल बी द सप्लाई, मतलब सप्लाई कम होगी। लोअर द कॉस्ट द मोर विल बी द सप्लाई, मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगी सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट कम होगी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू क्वांटिटी, कि क्वांटिटी को जो है वो रिस्पॉन्स टू अ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, कितना टाइम लग रहा है क्वांटिटी को रिस्पॉन्ड करने में, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने में। देयर में भी इमीडिएट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, ये मे बी शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास थोड़ी इलास्टिसिटी होती है और लॉन्ग टर्म में हमारे पास ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। शुक्रिया।